बहुत जरूरी बात है, वो आप ध्यान से सुनिए और बैठ जाइए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है। अनुराग ढांडा जी जो है आपसे मुखातिब हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मंच पर हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी बैठे हैं, पार्टी के साथी हैं, आपके संगठन के साथी भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, और सब चीजों से महत्वपूर्ण जो आप सामने आम लोग बैठे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी है, तो हमारी नजर में सबसे ज्यादा सम्मान किसका है? आम आदमी का है। आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब मेरे पास आपके संगठन के संघर्षशील कुछ साथी रंजीत उत्पल जी के साथ मिलने आए थे, तो इन्होंने कहा जी हम काला दिवस मनाते हैं और ये संघर्ष चल रहा है, इस काला दिवस पे क्या आप हमारे इस संघर्ष के साथ जुड़ेंगे? तो मैंने ये कहा था कि हरियाणा के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम उन सारे मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। तो आपके पास क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे आपके पास? मैंने इनसे ये पूरा मुद्दा समझा। कुछ चीजें चूंकि मैंने 15-20 साल पत्रकारिता की है, तो बहुत सारी चीजें पता भी थी, लेकिन जब अंदर की बातें सारी चीजें इन्होंने मेरे सामने रखी, तो मुझे सच में एहसास हुआ कि बहुत जबरदस्त तरीके से अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ। बहुत एक सुनियोजित तरीके से एक इतना बड़ा प्लांट जिसको लाइफलाइन कहा जाता है इस पूरे इलाके की, ये कहते हैं कि जब अखबार में खबर आएगी तो ये आएगा कि एचएमटी प्लांट बंद हुआ तो इतने हजार कर्मचारी की नौकरी गई, लेकिन जो लाखों रोजगार इसके साथ इस पूरे इलाके में जुड़े हुए थे, पता नहीं कितने लघु उद्योग इस यूनिट की वजह से चलते थे, और उन लघु उद्योगों में पता नहीं कितने लाखों लोग उसके साथ रोजगार पाते थे, उन सब का रोजगार छीनने का पाप मोदी सरकार ने किया है, खट्टर सरकार ने किया है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कई बार ये कहते हैं जी घाटे में चल रही थी यूनिट, इससे फायदा नहीं हो रहा था। अगर घर के किसी व्यक्ति से कोई फायदा ना हो रहा हो तो क्या करते हैं? उसको शमशान में छोड़ाते हैं क्या? पूछ रहा हूं आपसे, शमशान में छोड़ाते हैं क्या? उसको फायदा पहुंचाने के लिए सारे परिवार के लोग मिलके उसके साथ उस काम में हाथ बटाते हैं और उस काम को कामयाब बनाते हैं। ये तरीका होता है परिवार चलाने का। हरियाणा प्रदेश भी एक परिवार है, ये देश भी एक परिवार है। ये यूनिट आपने इसलिए बंद कर दी कि इससे आपको फायदा नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि सरकार को फायदा नहीं हो रहा था, शायद कुछ नेताओं को फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए लाखों करोड़ों कमाने की कोई योजना दिमाग में चल रही होगी। जमीनों पे नजर रहती है इनकी, सरकारी स्कूलों की जमीनों पे इनकी नजर है, सरकारी अस्पतालों की जमीनों पे इनकी नजर है, हर जगह जमीन पे इनकी नजर, किसान की जमीन पे इनकी नजर है। आप कोई प्रपोजल लेके चले जाओ कि गांव में ये काम करवाना है, कहेंगे पंचायत को बोलो जमीन दे दे। पंचायत क्यों जमीन दे दे? सरकार क्या कराएगी फिर? सरकार अपने तरीके से काम नहीं कराना चाहती, जमीन दे दे कोई दूसरा। तो पूरे प्रदेश की जमीन पे नजर है, उसको लेके व्यापारियों के हाथों में बेच दो। इस पूरे देश को नीलाम करने की अगर ठान रखी है किसी ने, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऊपर से लेके नीचे तक रेल बेच दी, सेल बेच दी, जहाज बेच दिए, मुझे तो लगता है किसी दिन जेल भी बेच देंगे। अब प्रपोजल चल रहा है प्राइवेटाइज करेंगे जेल को भी। तो सारी चीजों को बेचने का इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आज सरकार से, 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो संसद चल रही थी, चलती संसद की बिल्डिंग बदल दी, नई बिल्डिंग बना ली। अपने बैठने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं ये लोग, और जहां हजारों लाखों परिवारों की रोजी रोटी चलती है उसको बंद कर रहे हो आप, सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं दे सकते आप, कुछ मदद नहीं कर सकते उसकी। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। मैंने सुना कि 150 कर्मचारी जो हैं वो पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वीआरएस ली, कुछ को तो जबरदस्ती दे दी, जो दे रहे हैं ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। 150 साथी ऐसे जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना,
मैं सलाम करता हूं उन 150 साथियों को जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि यही शहीद भगत सिंह जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का, गांधी जी का यही रास्ता था। इसी रास्ते पे चल के हमको आजादी मिली थी और अभी भी इस संघर्ष के रास्ते पे चल के ही आपको कामयाबी मिलेगी। ये 150 साथी अपनी जायज पेंशन की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके विधायकों को 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन मिल रही है। पंजाब के अंदर बंद कर दी हमने। पंजाब में जिसको भी 5, 6, 7 पेंशन मिलती थी, उनकी सबकी पेंशन बंद कर दी। और यहां पे जिसको एक सैलरी मिलती है, जिसकी एकमात्र नौकरी थी, सिर्फ एक वही कमाने वाला आदमी था, आपने उससे वो नौकरी छीन ली। अमूमन क्या होता है कि जब तक रिटायरमेंट की एज और प्लांट आप बंद कर रहे हो, कर्मचारी तो नहीं कह रहे बंद करने के लिए, तो सही तरीका ये था कि जिनकी जितनी भी नौकरी बची थी तब तक उसको तनख्वाह सरकार देती और उससे जो काम लेना था वो काम लेती। ये 150 लोगों को नौकरी बहाल करनी चाहिए। आप जहां काम कराना चाहते हैं वहां काम करा लीजिए। ये पहली मांग है इन कर्मचारियों की, ये उसको लेके कोर्ट में गए हुए हैं। और दूसरा तरीका ये था, आपको नहीं काम कराना तो आपको किसी के परिवार का पालन पोषण छीनने का अधिकार नहीं है। आप उसको ताउम्र जितनी उसकी बची हुई है नौकरी उतने सालों तक आप उसको रोजगार बनाए रखिए, उसको तनख्वाह देते रहिए। आपको नई प्लांट चलाना था तो इनके साथ न्याय करना चाहिए था। मैं आपके बीच में आज ये भी कहने के लिए आया हूं कि इनका जो एक तरीका चल रहा है सरकार का कि सरकारी संस्थानों को बंद करते जाओ, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दो, हम इस नीति के सख्त खिलाफ है। ये गलत नीति है। सरकार की जिम्मेदारी है। उनके पास जो संस्थान है, कहते हैं कि एयरपोर्ट मुनाफे में नहीं चल रहे, इसको प्राइवेटाइज कर दो। तो जो प्राइवेटाइज हो जाएंगे वो कम कर्मचारी रखेगा, सरकार से कम कर्मचारी रखेगा, फिर मुनाफे में कैसे चल जाएगा? फिर मुनाफे में चल जाता है प्राइवेट होते ही। इसका मतलब जानबूझ के सरकारी जगहों को लॉस दिखाया जाता है, उनको घाटे में दिखाया जाता है, फिर अपने व्यापारी दोस्तों को बेच दिया जाता है, फिर उसी फैक्ट्री में उन्हीं लोगों की मदद से वही फैक्ट्री मुनाफा कमाने लग जाती है। ये साजिश है सरकार की, अपने व्यापारी दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए पहुंचाने की, उनको मदद पहुंचाने की ये साजिश है। इस साजिश के खिलाफ आम आदमी को, गरीब को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इस साजिश को बेनकाब कर सकते हो, तभी इस साजिश को तोड़ सकते हो। मैं थोड़ी सी बात 2-4 लाइनों के अंदर हमारी पार्टी की सोच क्या है, अरविंद केजरीवाल जी की नीति क्या है, मैं वो बताना चाहता हूं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी वादे पे विश्वास करता है तो तब करता है जब वो वादा नीतियों से मेल खाता हो। ऐसे नहीं कि मैं आज यहां पे आया, मैंने आपको कहा चांद तोड़ के ला दूंगा, तो आपको कहूं कि यकीन करो ना, मैं कह रहा हूं तो चांद तोड़ के ला दूंगा ना। पहले पार्टी की नीतियों को समझो कि हम क्या कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं, हम सरकारी स्कूल खोलना चाहते हैं, उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं। ये सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके प्राइवेट अस्पतालों का धंधा चलाना चाहते हैं, हम सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से भी शानदार बनाना चाहते हैं। पंजाब के अंदर एक बिजली का कारखाना प्राइवेट कंपनी से नहीं चल रहा था। मान साहब की सरकार ने यह कहा तुमसे नहीं चल रहा, हमको दो, हम चलाएंगे। प्राइवेट जो कारखाना बंद हो रहा था उसको लेकर के मान साहब की सरकार उसको कामयाबी के साथ चलाने का काम कर रही है। वहां से बिजली पैदा होती है, पंजाब के लोगों को ज्यादा बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल पा रही है उसकी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनको ये विश्वास होना चाहिए कि ऊपर जो सरकार बैठी है उसकी नीयत साफ है। वो पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, वो देश की सेवा के लिए बैठे हैं। तो वही कर्मचारी मुनाफा कमा के दिखाते हैं। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, सरकारी स्कूलों में वही टीचर है। हमने टीचर नहीं बदले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, लेकिन ऐसे शानदार हो गए अब वो सरकारी स्कूल ऊपर सरकार बदलते ही कि अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी ने बुलाए थे अपने प्रचार के लिए, लेकिन उनकी पत्नी बोली मैं जाऊंगी केजरीवाल के स्कूल देखने। कितना फर्क पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, जहां कोई कमी नहीं, वहां पे सरकारी सिस्टम बहुत दुरुस्त है, वहां के भी जब राष्ट्रपति आते हैं उनकी पत्नी कहती है अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बनाए हैं शानदार, वो देखने के लिए जाऊंगी। मैं आपको ये नीतियां इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये विश्वास हो। मुझे नहीं मालूम जिस संघर्ष के रास्ते पे हम चल पड़े हैं, मुझे उसका अंतिम मुकाम अपने लिए नहीं पता। ये तो मैं
दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं, मैंने पिछले 1 साल में 900 गांवों के अंदर जाके इसी तरीके से जनसभाएं की हैं और मैं उसके आधार पे, अपने तजुर्बे के आधार पे आपके बीच में आज बता के जा रहा हूं। 2024 में हरियाणा के अंदर एक तरफा बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, एक तरफा बहुमत। और मुझे नहीं पता, मैं सच बता रहा हूं, जिस तरीके की इनकी नीति है, नीयत है। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए थे। सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया क्योंकि दिल्ली में शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए थे। संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया क्योंकि अदानी के खिलाफ आवाज उठाते थे। वो बताते थे कि मोदी जी की सरकार चल रही है तो अदानी के कहने पे चल रही है, बोले ये आदमी ज्यादा बोलता है, इसको जेल के अंदर करो। इनकी नीति ऐसी है इनकी सरकार की। इस लिहाज से अगर देखो तो मुझे नहीं पता हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक संघर्ष अगले 1 साल में होने वाला है, मुझे नहीं पता कि 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस दुनिया में होंगे कि नहीं होंगे। मुझे नहीं मालूम कि हम जेल में होंगे या बाहर होंगे या कहां होंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आज ये बात कह सकता हूं, इतिहास में लिखा जाएगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी ने आम लोगों के साथ मिलकर ऐसा संघर्ष किया हरियाणा के अंदर कि पूरे बहुमत की सरकार बनेगी। ये नहीं बदल सकता कोई भी। इतना पसीना बहाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, अगले 1 साल तक लोगों के मुद्दों के ऊपर संघर्ष करेंगे। लोगों को एक विकल्प की तलाश थी हरियाणा में। सारी जितनी पहले पार्टियों ने राज किया, सबने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के मुद्दों के ऊपर काम नहीं किया। इसलिए अब लोगों के सामने एक विकल्प खड़ा हो रहा है हरियाणा के अंदर, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं इस विकल्प को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब 24 में सरकार बनेगी, ये मत देखना कि अनुराग ढांडा वहां है कि नहीं है, ये मत देखना कि कौन सरकार चलाएगा और कैसे सरकार चलेगी। एक चीज दिमाग में रखना कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो यह HMTV चलेगा और जोरदार तरीके से चलेगा। इन लाखों परिवारों को जिनका रोजगार इसके ऊपर निर्भर है, इस संस्थान के ऊपर जिनका रोजगार निर्भर है, उनके घर में फिर से उजाला होगा, उनके बच्चों के लिए फिर से खुशियां लौटेंगी। इनकी तरह नहीं है कि एक चलते हुए फैक्ट्री को बंद करके कह रहे हैं वहां पे सब्जी मंडी खोल दी जी, इन्होंने वो सेब मंडी खोल दी, कह रहे हैं वहां पे सेब मंडी खोल दी। अब उस मंडी में चाहे कोई दुकान लेने नहीं आ रहा हो, चाहे वहां कोई कारोबार ना हो रहा हो सेब का, लेकिन मेरा मन कर रहा था तो मैंने सेब मंडी खोल दी। ये कहते हैं मन की बात, इसको कहते हैं मन की बात। दूसरे के मन की नहीं सुनते, अपने मन में जो आया वो कर दिया। मुझे पता लगा कि मार्केट कमेटी ने 47 करोड़ का लोन लेके वहां पे ये सेब मंडी बनाई है। अब हालत यह 8% पे लोन ले लिया। अब हालत यह है कि उसका ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं है मार्केट कमेटी के पास। यानी एक फायदे में चलती हुई चीज जिससे लाखों घर चल रहे थे, जिसका इतिहास है 1962 से लेके अभी तक का, जिसका इतिहास है पूरे देश में, जिस प्रोडक्ट का नाम है, जिस कंपनी का नाम है, उसको बंद करके एक ऐसा घाटे का धंधा शुरू किया जिसमें ब्याज भी नहीं निकाल पा रहे उस धंधे को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया था। ऐसी निकम्मी सरकार अगर कोई हो सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है जो रोजगार छीनने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। ये मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल। मोदी जी जिनके थे उनके छीन लिया आपने, आप कह रहे हो 2 करोड़ रोजगार दोगे। 2 रोजगार भी कहीं देने के लायक नहीं है ये लोग। खट्टर सरकार में पिछले 9 साल में हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हो गया, सबसे आगे चला गया, देश में नंबर 1 हो गया। ये BARS को लेके जो कोर्ट में गए थे कि वापस नौकरी मिलनी चाहिए 150 साथी हमारे। खट्टर सरकार के पिछले 9 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। हालत यह है कि अभी 13,000 नौकरी निकली थी डी ग्रुप के लिए, चपड़ासी की नौकरी के लिए। 13,75,000 युवाओं ने 13,75,000 युवाओं ने उसके अंदर आवेदन किया था कि हमको ये ग्रुप डी की नौकरी दे दो, जिसमें MA भी हैं, BA भी हैं, इंजीनियर भी हैं,
MBA भी हैं, सारे बच्चों की पढ़ाई करी कराई सब मटिया में। और जो 13,75,000 बच्चों ने जो आवेदन किया उनका कुछ नहीं पता होगा कि क्या नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा? पिछले 4 साल में नहीं नौकरी निकाली इन्होंने। किसी साल 200 नौकरी दी, किसी साल 300, किसी साल 400 नौकरी दी है 4 साल तक। अब जब चुनाव सिर पे आ गया तो बोले ग्रुप सी की 32,000 नौकरी निकालेंगे। इन्होंने 32,000 नौकरियों के लिए टेस्ट लिया ग्रुप सी का। जानबूझ के पहले दिन के पेपर के सवाल दूसरे दिन में दिए, जानबूझ के। जिसको पेपर बेचना था उसको बोला 40 सवाल कल वाले में से आएंगे, ला 10 लाख रुपए दे दे, ला 5 लाख रुपए दे दे। पेपर बेच दिए इन्होंने, सरकार ने खुद। और जब वो पेपर हो गया ग्रुप सी का तो उसके बाद ऐसी खामियां अगर किसी पेपर में होंगी, किसी भर्ती प्रक्रिया में होंगी तो वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा मामला। वो चला गया कोर्ट। यानी इन्होंने सुनियोजित तरीके से पहले ढिंडोरा पीटा, हम 32,000 नौकरी दे रहे हैं, 32,000 नौकरी दे रहे हैं। लाखों युवाओं ने पेपर दिए, लाखों युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया और 32,000 नौकरी आज के दिन में कोर्ट में अटकी पड़ी है, जिसको निकालने का कोई प्रयास नहीं कर रही है सरकार। ये तो बेरोजगारी दे सकते हैं। अगर रोजगार देने वाली सरकार चुननी है तो मैं आप सब लोगों से आज कहने आया हूं, मेरे से पहले बोलने वाले कई वक्ताओं ने भी ये कहा, संघर्ष आसान नहीं होता। जब आजादी मिली तो पता नहीं कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी थी और 250 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। कैसे मिली, क्यों मिली? शहीद भगत सिंह जी, उनके क्रांतिकारी साथी आ गए, बाबा साहब अंबेडकर आ गए, गांधी जी आ गए, सुभाष चंद्र बोस जी आ गए, एक ही समय पे आ गए ये सब क्रांतिकारी, और देश को आजाद करना पड़ा अंग्रेजों को। लेकिन उससे पहले आपको 250 साल इंतजार करना पड़ा हमारे पूर्वजों को। आज 75 साल के बाद देश आजाद हुए, 75-76 साल हो गए, आज तक किसी ने आपके बच्चों के रोजगार की बात नहीं की, किसी ने स्कूल अस्पताल की बात नहीं की। आज इतने सालों के बाद एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए लाठी खाने को भी तैयार है, गोली खाने को भी तैयार है, जेल जाने को भी तैयार है। ये मौका मत चूकना, वरना पता नहीं अगले 75 साल भी दोबारा ये मौका आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपके इस संघर्ष को अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपके इस संघर्ष को सलाम करते हुए मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन आईएमटी के संघर्षशील जितने भी 150 साथी जो अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार की एक सबसे बड़ी खामी पता है क्या है? जो काम नहीं करना चाहता उसको तो आप हटाओ तो समझ में आता है। हमारे देश के जवान देश के लिए जान देना चाहते हैं, जिंदगी भर सेना की सेवा करना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ये बोले जिंदगी भर नहीं चाहिए, 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे आपको, अग्निवीर ले आए। अब ये आईएमटी के 150 कर्मचारी कह रहे हैं हम सेवा करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। एचएमटी के ये 150 कर्मचारी आपकी सेवा करना चाहते हैं। सरकार को बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सरकार कह रही है हमें नहीं चाहिए आपकी सेवा। ऐसी सरकार को हमने बना के गलती की थी, लेकिन अब दोबारा गलती मत करना। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है ताकि इन 150 कर्मचारियों के लिए भी, एचएमटी के जो हैं और इनके बच्चों के लिए भी, और बाकी सबका भी जिसका रोजगार छिना, उनके परिवार के लिए सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सके। जो आम आदमी की नई सरकार आए वो आम आदमी के भले के लिए काम कर सके। अगर आपको मेरी बात समझ में आई और इस संघर्ष में साथ देने के लिए आप भी तैयार हैं हमारे साथ, तो भारत माता का एक नारा बुलंद करूंगा, पूरी ताकत, पूरी आवाज के साथ, बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर उठा के, मैनेजमेंट तक भी आवाज जाए और सरकार तक भी आवाज जाए, सबको सुनाई देना चाहिए। ऐसे बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर कीजिए सारे साथी, सारे, वहां तक, पीछे तक, युवाओं तक, यहां तक। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।